नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपका बंटी का 14वां भाग पढ़ेंगे। धीरे धीरे उपन्यास अंत की ओर बढ़ रहा है और इस अध्याय में बंटी, जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि बंटी अपना डॉक्टर जोशी के घर में जब रह रहा है तो उस समय वो भागकर अपने पुराने घर में चला जाता है और वहाँ पर वो बहुत इंतज़ार करता है कि कोई आए उसे लेने के लिए। जब कोई नहीं पहुंचता है तो बेसुध होकर वो वहाँ लॉन में लेट जाता है और महसूस करता है कि उसके भीतर से कुछ वो बेसुध हुआ जा रहा है और महसूस कर रहा है कि उसके भीतर बहुत डर सा समा रहा है और उसे वो कहानियों की दुनिया में भी पहुँच जाता है। कई तरीके की जादू की कहानियाँ और जाने क्या क्या वो उस समय पर कल्पनाएँ करने लगता है। इसी बीच उसकी माँ आती है उसे ले जाने के लिए, रोती हुई थोड़ी परेशान सी, लेकिन इसी बीच वो उसके गाल पर चांटे भी लगा देती है। बंटी इतना बेसुध होता है कि उसे बिल्कुल होश नहीं होता कि किस तरीके से वो घर पहुंच गया। लेकिन इस घटना के बाद उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। बंटी के भीतर तक बहुत कुछ सहम गया होता है। बंटी जहाँ बाहर उसका बाहरी कलेवर उसका सहमा हुआ दिखाई देता है, वहीं बंटी अंदर तक भी सहम गया होता है। हालांकि यहाँ तक कि वो सहमा नहीं है, बहुत अधिक डर सा गया है उसे। वह बंटी वह बच्चा था जो बहुत जिद करता था। अपनी बात मनवाना उसका सबसे पहला काम हुआ करता था। अब वो बंटी बिल्कुल चुप रहता है। वह वो बच्चा जो हमेशा जिद करता था, रोता था, चिल्लाता था, आज उसके जीवन से चुप्पी इस कदर चिपक गई है कि वो अब बंटी नहीं रह गया है। बंटी अब क्या हो गया है बंटी को खुद समझ में नहीं आता, लेकिन उसका इस तरीके से बदल जाना उसके बचपन के ह्रास का प्रतीक होता है। यहाँ पर इसके वो महसूस करता है कि जब जोत अम्मी और मम्मी लौट कर आते हैं, जब तक वो लौट कर नहीं आते तब तक वो खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा होता है और वो महसूस करता है कि जब वो लोग आ जाते हैं तो उसे लगता है कि नहीं, वो उनका इंतज़ार नहीं कर रहा था। उसकी मम्मी उसे पढ़ने के लिए बोलती हैं तो वो चुपचाप जाकर पढ़ने बैठ जाता है। जोत या अम्मी उसके साथ खेलने को बोलते हैं तो वो खेलने बैठ जाता है। बिना किसी विरोध के हर आदेश का वो पालन करता है। उसे ऐसा लगता है कि अब उसके जीवन में एक जिद वाला अधिकार अब मम्मी के प्रति भी उसके लिए मन में नहीं रह गया है। इसके बाद जबकि उसने जब अपने सब सामान फेंक दिया था, डॉक्टर जोशी जब उसे घुमाने नहीं लगे थे तो गुस्से में अपनी रंगों की शीशियां भी उसने फेंक दी थी जो कि टूट गई थी। उसके बाद वो महसूस करता है कि उसका मन करता है कि कोई चित्र बनाए, लेकिन अब उसके पास रंग नहीं है। वो ऐसा महसूस करता है कि बचे कुचे रंगों से ही उसे जो बनाना है वो बनाता है और जो नहीं बन पाता है उसे नहीं बना पाता है। ये रंगों का समाप्त हो जाना या शीशियों का कम हो जाना, रंगों की शीशियों का कम हो जाना, उसके जीवन में जिस प्रकार संवेदनाओं का, अपनेपन का, आत्मीयता का, उपेक्षा का ये जो भाव आने लगा है उसके अंदर, आत्मीयता का जो ह्रास होने लगा है, अपनापन जो उससे खोआ सा लगता है, वो सब इन रंगों की शीशियों के माध्यम से यहाँ पर प्रकट किया गया है। इसके बाद फिर उसे महसूस होता है कि उसके जहन में बार बार ये चीज़ आती है कि परिवार नियोजन का जो लाल त्रिकोण है वो उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। बच्चे दो ही अच्छे, वो तीसरा बच्चा है, इसलिए उसे वो अपने आप को अब बहुत अकेला और बहुत फालतू समझने लगा है घर में। अपने जीवन से जुड़ी जब भी वो किसी भी बात को सोचने की कोशिश करता है, उसके जहन में वो लाल त्रिकोण बार बार कौंध जाता है। वो महसूस करता है कि जब डॉक्टर जोशी घर में रहते हैं तो उसकी माँ की आंखें उसी से चिपकी हुई होती हैं, यानी कि डॉक्टर जोशी की उपस्थिति में शकुन हमेशा बंटी का ध्यान रखती है कि कहीं बंटी कुछ ऐसा ना कर दे कि उससे डॉक्टर जोशी को कुछ आहत पहुंचे या डॉक्टर जोशी नाराज़ हो जाए। वो इस कदर संवेदना शून्य हो गया है पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से कि जब पहले उसकी माँ उसे उस पर नज़र रखती थी तो उसको अपनी माँ की आंखों की जो नज़र थी वो बड़ी चुभन भरी लगती थी। उसे बहुत बुरा लगता था कि माँ इस तरीके से मुझे क्यों देखे चली जा रही हैं, लेकिन अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी माँ की आंखें उस पर है, वो उससे बुरा मान रहा है, वो आंखें उसे चुभ रही हैं, क्या हो रहा है इस बात से उसको
कोई फ़र्क अब इस वक्त नहीं लगता। वो बच्चा जो चहकता रहता था, वो बच्चा जो 1000 प्रश्न करता था, वो बच्चा जो बहुत ज़िद्दी था, वो बच्चा जो खूब रोता चिल्लाता था, अपनी हर ज़िद को पूरी करवाता था, आज वो बच्चा एकदम संवेदना शून्य हो गया। उसे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि उसे किस मोमेंट पर किस तरीके का रिएक्ट करना चाहिए। वो इस कदर शांत हो गया है कि अब वो अपने जीवन में एक नएपन का एक नया परिवर्तन खुद भी महसूस कर रहा है, और ये परिवर्तन उसकी माँ भी महसूस कर रही है। वो महसूस कर उसके बाद खाना खाने के लिए जब टेबल पर सब बैठते हैं तो वो महसूस करता है कि सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ चुप बैठा है, वो सिर्फ सबको देख रहा है और उससे कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो उसके कभी भी जब कोई भी बात होती है तो उस पर कोई भी किसी भी तरीके का वो रिएक्शन वहाँ पर नहीं देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके रिएक्शन का यहाँ कोई मूल्य नहीं है। वो इस घर में बिल्कुल फालतू है और उसके होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों को, ये सारी चीज़ें उसके मन मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी। इसके बाद वाक़या आता है कि डॉक्टर जोशी की बगल वाली सीट पर बैठकर बंटी पापा को लेने जा रहा है। पापा को लेने जाना उसे हमेशा ही प्रफुल्लित किया करता था जब वो पिछले घर में रहता था, अपने पुराने घर में रहता था, लेकिन आज वो महसूस कर रहा है कि पापा को लेने जाने की घटना की बात सुनकर भी उसे बहुत खुशी नहीं हो रही है। वो महसूस कर रहा है कि पापा को लेने जाना कोई उसके लिए अब विशेष सा नहीं लग रहा है उसे। वो महसूस कर रहा है कि उसको पापा का आना कोई विशेष नहीं लग रहा है, और उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। उसे ना तो खुशी महसूस हो रही है, उसे ना तो डर महसूस हो रहा है, ना वो उत्सुक है, ना वो अपने आप को इस समय पर प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। सिर्फ एक प्रश्न फिर से उसके जहन में कौंध रहा है कि क्या पापा सचमुच आ रहे हैं। उससे बंटी इस तरीके से बदल गया उसका व्यवहार कि वो खुशी में भी अब खुश नहीं रह पाता है। वो पापा को लेने जाते समय पिछले दिन की बातें याद कर रहा होता है। वो याद करता है कि जब वो कल स्कूल से लौटकर आया था तो माँ ने एकदम से लपक कर उसका बस्ता उतार लिया था। माँ जो है रोज़ के जैसा व्यवहार नहीं कर रही थी, माँ कुछ बदली हुई सी उसे लग रही थी। उसने महसूस किया कि माँ जो है परेशान सी नज़र आ रही है, लेकिन परेशान दिखना नहीं चाहती है। इसके बाद माँ ने उसे कपड़े लाकर दिए कि ले कपड़े बदल ले, और वो महसूस करता है कि बहुत दिनों बाद उसकी माँ ने इस तरीके से उसे कपड़े दिए हैं बदलने के लिए। वो अपने मन ही मन ये सोच रहा होता है कि माँ आज कुछ परेशान नज़र आ रही है। वो अपनी माँ की हर परेशानी की जड़ में अपने आप को देखता है, इसलिए सब कुछ दोहराने लगता है मन ही मन कि उसने ऐसा कुछ किया तो नहीं है कि जिससे माँ परेशान हो गई है। वो उसके बाद वो जब कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसके पलंग पर वो चिट्ठियाँ बिखरी पड़ी हैं, जिन चिट्ठियों को उसने अपने पिता को लिखा था, अपने पापा को लिखा था। उसकी माँ के हाथ उसकी वो सारी चिट्ठियाँ लग जाती हैं जिन चिट्ठियों को वो अपने पापा को लिखा करता था। और जब वो उन चिट्ठियों को वो देखता है, उसकी माँ उससे प्रश्न करती है, ये चिट्ठियाँ तूने कब लिखी, ये चिट्ठियाँ तूने लिखी हैं। और इस बात से उसे ये भी समझ में आ जाता है कि बंटी अब यहाँ रहना नहीं चाहता, उसे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और वो यहाँ पर खुश नहीं है, और कुल मिलाकर वो यहाँ से जाकर अपने पापा के साथ रहना चाहता है। शकुन उससे प्रश्न करती है कि तूने ये चिट्ठियाँ उन्हें भेज दी हैं क्या, अगर भेजी हैं तो किस तरीके से भेजी है। अब इसके पीछे एक और कारण था। एक तो ये चीज़ कि उसे ये चीज़ पता चलती, हालांकि उसे खुद पता भी थी, लेकिन बंटी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठियाँ पढ़कर उसे थोड़ा बुरा भी लगता है कि बंटी के लिए उसने जितने भी जतन किए, बंटी खुश नहीं रह पाया इस घर के अंदर। इसके अलावा उसे एक इस चीज़ का ये बात भी उसे मन ही मन कचोट रही थी कि बंटी ने अपनी सारी भावनाएं इन चिट्ठियों में लिखकर अगर अजय को भेजी होंगी तो अजय उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। वो एक अभिमान उसके भीतर, या वो एक जो उसकी ईगो थी कि बंटी को वो हमेशा अपने पास रखेगी, अपने से सटाए रखेगी, वो जो चीज़ थी, वो ईगो कहीं ना कहीं उसकी वहाँ पर हर्ट होती सी नज़र आती थी कि बंटी ने अगर अजय को सब कुछ बता दिया होगा तो फिर बंटी उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। इतना बोलते बोलते ये सब बोल रही हैं, बोलते बोलते ही वो बंटी से ये कह देती है कि बेटे तेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता है,
तो तू वहीं चला जा, तू एक दिन भी यहाँ पर खुश नहीं रहा, तू वहाँ जाना चाहता है, अगर तू वहाँ जाना चाहता है तो मैं तुझे वहाँ भेज दूंगी। और इस क्षण कुछ ऐसा सा भी महसूस होता है कि जैसे शकुन एक मौका ढूंढ रही थी बंटी को यहाँ से भेज देने का। अब ये मौका था या कुछ और था, ये हम आगे के अध्यायों में समझ पाएंगे इस बात को। इसके बाद बंटी को लगता है, बंटी प्रेजेंट डे में वापस जब आता है तो वो महसूस करता है कि उसे सिर्फ आज सुबह ये पता चला कि पापा आ रहे हैं, लेकिन उसे ये समझ में आया कि ये पूरी बात नहीं थी, पूरी बात कुछ और है जो उसे नहीं पता है। पूरी बात क्या है, पापा क्यों आ रहे हैं, क्या उसे ही लेने आ रहे हैं या उन्हें कुछ अपना काम है, या फिर इसके पीछे भी कुछ और है जो उसे नहीं पता है। इन सारी बातों में उलझता हुआ सा बंटी जो है अपने आप से प्रश्न करता रहता है। वो फिर याद करता है कि सुबह डॉक्टर जोशी ने उसकी मम्मी से पूछा था कि क्या तुम स्टेशन चलोगी, तो मम्मी जो है कुछ परेशान सी मुद्रा में उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद डॉक्टर जोशी ये भी कहते हैं कि उन्हें घर पर भी बुलाया जाएगा। हालांकि शकुन ये कहती है कि वो घर नहीं आएंगे, उसके बावजूद डॉक्टर जोशी कहते हैं कि नहीं, हम उन्हें लेकर आएंगे, बंटी भी उन्हें बोलेगा तो हम उन्हें ज़बरदस्ती लेकर आएंगे, लेकिन हम उन्हें घर ज़रूर लेकर आएंगे। जब बंटी से ये बात कही जाती है कि बंटी तुम भी अपने पापा से आग्रह करना कि वो घर आए, यहाँ आए हमारे साथ, तो बंटी मन ही मन निश्चय करता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा पापा को कि वो यहाँ आए। पापा यहाँ क्यों आएंगे, और अगर पापा यहाँ आए तो मैं अपने मन की सारी बातें उनसे कैसे कर पाऊँगा। ये सब सोचते सोचते वो स्टेशन पहुँच जाता है और ढेर सारे यात्रियों के बीच परिचित सा चेहरा उसे अपने पापा का वहाँ नज़र आता है और हमेशा की तरह वो जाता है और उनके गले लग जाता है। पापा भी उसे खूब प्यार से अपने गले लगाते हैं, गोद में उठा लेते हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि पापा भी उसे घूर रहे हैं। उसे ये समझ नहीं आता कि सब लोग उसे इस तरीके से क्यों देख रहे होते हैं। पापा और डॉक्टर जोशी कुछ बात कर रहे होते हैं और फिर उसे लगता है कि डॉक्टर जोशी उन्हें घर जाने के लिए ज़िद कर रहे हैं, घर ले जाने के लिए, और वो बंटी से भी कहते हैं कि बंटी तुम पापा को कहो कि वो घर आए हमारे साथ। लेकिन बंटी जो है कहना नहीं चाहता था, लेकिन मायूस सी आवाज़ में वो बोलता है कि पापा चलो आप हमारे साथ। हालांकि वो मन से नहीं चाहता था कि वो उनके साथ जाए। इसके बाद बंटी फिर ये महसूस करता है कि पापा की आंखें फिर उसे इस तरीके से देख रही हैं। डॉक्टर जोशी से बात करते हुए वो मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन बंटी महसूस कर रहा था कि वो एक्चुअली में मुस्कुरा नहीं रहे हैं। वो उनकी हंसी बनावटी हंसी थी, वो एक फॉर्मेलिटी थी जो किसी से मिलने के बाद निभाई जाती है। इसके बाद डॉक्टर जोशी से उसके पापा ये कहते हैं कि आप अभी जाइए, मैं शाम को घर आऊँगा, अभी मुझे कुछ काम है, मुझे सर्किट हाउस जाना होगा। और इस क्षण बंटी को फिर महसूस होता है कि वो किसी के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसे लगता है कि यहाँ भी मुझे उपेक्षित किया जा रहा है कि पापा उसके लिए नहीं आए हैं, वो अपने किसी काम के लिए आए हैं। हर जगह से उसे इस तरीके से उपेक्षा मिलना उसके मानसिक तनाव को और अधिक बढ़ाती है। इसके बाद वो महसूस करता है कि आज वो वापस जब वो डॉक्टर जोशी वाले घर में आ जाता है तो माँ उस दिन कॉलेज नहीं गई होती हैं, घर पर ही थी। अमी और जोत जो हैं वो स्कूल गए हुए थे, डॉक्टर जोशी घर पे नहीं थे। वो महसूस करता है कि अब वो अकेले यहाँ बैठकर क्या करे। उसे लगता है कि घर में कोई भी नहीं है, मम्मी सिर्फ अकेली है, और मम्मी जब अकेली होती है तो मम्मी उसे अपनी सी लगती है, मम्मी उसे पहले जैसी भी लगती है। उसे मम्मी के साथ अकेले रहना अच्छा लगता है, लेकिन उसे ये बात हमेशा कचोटती है कि जब मम्मी अकेली होती है तभी वो पुरानी वाली मम्मी क्यों होती हैं, मम्मी हमेशा पुरानी वाली मम्मी क्यों नहीं होती हैं। इसके बाद वो देखता है कि मम्मी उससे बात नहीं कर रही है, लेकिन बंटी कोई ना कोई बहाना करके अपनी मम्मी के आसपास ही घूम रहा होता है। बंटी बार बार देखता है कि माँ उसे एक नज़र देख लेती है, लेकिन फिर नज़रें घुमाकर अपना काम कर लेती हैं। माँ उससे बात नहीं करती हैं, तो वो सोचता है कि शायद वो पापा से मिलकर आया इसलिए मम्मी नाराज़ है, क्योंकि उसके पापा से मिलना उसकी मम्मी को पसंद नहीं है। ये बात वो अच्छी तरह जानता था, लेकिन इस समय वो जो है थोड़ा प्रसन्न होता है, उसके अंदर एक संतोष सा
संतोष का भाव मन में उमड़ता है कि अच्छा है, अगर मम्मी को बुरा लग रहा है तो लगता रहे, मैं तो पापा से मिलने भी जाऊंगा और अब मैं पापा के साथ चला भी जाऊंगा। मैं अब ये नहीं सोचूंगा कि मम्मी को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसका बाल मन हमेशा अपनी माँ को नाराज़ करके, परेशान करके, दुखी करके संतोष प्राप्त करता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ ने उसे इस गहरी यातना में डाल दिया है जो उसे बंटी ही नहीं रहने दे रही है। 4:30 बजे के करीब उसके पापा आते हैं उस घर में। उस समय भी वो महसूस करता है कि उसकी मम्मी जो है ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे कि कोई मेहमान आया है, और इससे भी ज़्यादा उसे ऐसा लग रहा है कि इस घर में ऐसा लग रहा है कि मम्मी ही कहीं बाहर से आई हैं, मम्मी अब कुछ और लग रही हैं। वो खूब खातिरदारी करती हैं अजय की, और इसी बीच वो महसूस करता है कि बंटी अपने पापा के साथ जब बैठा हुआ है, उसके पापा जब वहाँ मौजूद हैं तो अमी और जोत दोनों बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक वैसे जैसे वो डॉक्टर जोशी के सामने चुपचाप बैठता है। अपरिचितों के सामने किस तरीके से चुप रहा जाता है या किस तरीके से चुप्पी उस माहौल में फैल जाती है, उसको वो वहाँ बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज पापा यहाँ हैं तो इस डाइनिंग टेबल का अधिकार उसका है, इसलिए वो बात करने की कोशिश भी करता है और पापा की तरफ देखता भी है, और बहुत दिनों के बाद उसे वहाँ बैठना बहुत अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद मम्मी और पापा और बंटी तीनों उठकर कमरे की तरफ बढ़ते हैं। मम्मी उसको अजय को घर दिखा लेना चाहती है, लेकिन अजय उनका कमरा देखने में बहुत इच्छुक नज़र नहीं आते। कमरे में बैठते हैं, कुछ बातें करनी शुरू करते हैं। बंटी भी वहीं बैठा होता है। बंटी को उसके पापा बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें कुछ बात करनी थी जो कि वो बंटी के सामने नहीं कर सकते थे, तो बंटी को वो बाहर जाने के लिए कहते हैं कि जाओ तुम जोत और अमी के साथ खेलो। हालांकि वो बंटी ये भी चाहता था कि जोत उसके पापा से बात करे, उसके पापा से मिले। वो ये दिखा देना चाहता था कि उसके पापा भी कितने अच्छे हैं, क्योंकि जोत अक्सर ये कहा करती थी कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, तो वो भी ये दिखा देना चाहता था कि उसके पापा भी बहुत अच्छे हैं। इसी बीच जब उसे बाहर जाने के लिए कहा जाता है तो वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं होना चाहता। वो नहीं चाहता कि वो बाहर निकले, लेकिन उसे ये दोबारा जब कहा जाता है कि तुम बाहर जाओ खेलो, तो वो ये महसूस करता है कि उसे यहाँ से बाहर चले ही जाना चाहिए, क्योंकि वो उस लाल त्रिकोण को फिर से याद कर लेता है कि मैं इस परिस्थिति में भी, जब मम्मी और पापा अकेले हैं, मैं फिर भी कहीं फालतू हूँ, इसलिए मुझे इस कमरे से बाहर निकाल दिया जा रहा है, उस महत्वपूर्ण बातचीत से भी बाहर निकाल दिया जा रहा है जो शायद मेरे लिए ही की जा रही है। और बाहर निकलते निकलते वो उस अपमान का अंदेशा लगाता है जब बंटी को देखकर अमी उसको उंगली चिढ़ा रहा होगा, या जोत उसे इस नज़रों से देख रही होगी कि अब तो तुम्हारे पापा आए हैं, उसके बावजूद तुम कमरे से बाहर निकल गए। इन सारी चीज़ों को अपने जहन में बार बार रिपीट करते हुए वो कमरे से बाहर निकलता है। उसके बाद जो है उसके पापा ने उसे थोड़ी देर बाद वापस कमरे में बुलाया और उससे अपनी गोद में बिठाकर प्यार करते हुए पूछा कि तुम चलोगे बेटा हमारे साथ कलकत्ता, वहाँ हम खूब घूमेंगे फिरेंगे और तुम ज़रूर चलना वहाँ पर। जब उससे ये प्रश्न किया जाता है कि उसके पापा के द्वारा ये प्रश्न किया जाता है कि तुम बंटी हमारे साथ चलोगे कलकत्ता, हम वहाँ पर रहेंगे और तुम वहीं मेरे साथ रहना, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? ये इस प्रश्न का उत्तर वो बहुत बुलंद आवाज़ में और आक्रोश के साथ देता है कि हाँ मैं चलूँगा, ज़रूर चलूँगा, मैं वहाँ ही रहूँगा और आपके साथ ही रहूँगा। और ये बात उसने इस लहजे में कही कि हजार बार उसकी माँ इस बात को सुन ले कि मैं अब इस घर से चला जाऊँगा, तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। इसके बाद पापा उसे घुमा रहे होते हैं और कलकत्ते के बारे में उसे बताते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ उसे घुमाया जाएगा। लेकिन बंटी अपने पापा के साथ घूमते हुए भी, जब पहले वो अपने पापा के साथ घूमता था तो वो पापा के साथ उस समय वो जो भी जी रहा होता है, उस हर एक क्षण को जी रहा होता है, खुश हो रहा होता है। लेकिन आज जब पापा उसे घुमा रहे थे तो उसके जहन में कहीं ना कहीं मम्मी की छवि घूम रही थी। मम्मी उसे बार बार याद आ रही थी कि मम्मी इस वक्त क्या कर रही होगी। हो सकता है मम्मी इस समय पलंग पर उल्टी लेटी रो रही होगी और बार बार ये कह रही होगी कि बंटी तू मत जा, बंटी मुझे छोड़कर बिल्कुल मत जा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। बंटी जो है
माँ के पास से जाना नहीं चाहता, लेकिन उसे तड़पाने के लिए, उसे परेशान करने के लिए वो वहाँ से जाने को भी तैयार हो जाता है। बंटी को भी अच्छी तरह पता है कि वो माँ के बिना नहीं रहता है और उसका मन बहुत भीतर तक अपनी माँ के साथ जुड़ा हुआ है। इसी में वो ये भी निश्चय करता है, अगर माँ इस तरीके से रोएगी और मुझे जाने के लिए रोकेंगी या ये मुझे एहसास दिलाएंगी कि मैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हूँ, तो मैं उनके सामने कुछ शर्तें रखूँगा और पक्के प्रॉमिस के साथ उन शर्तों को मनवाऊंगा। ऐसे ही मैं उनकी बातों पर विश्वास अब नहीं करूंगा। वो ये जानता था कि मम्मी भी उसके बिना रह नहीं सकती हैं और उसको ये भी लगता है कि भले ही इस बड़ी कोठी में मम्मी आ गई हैं, उन्हें सब कुछ यहाँ मिल रहा है, लेकिन इन सब के साथ साथ बंटी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार को वो इन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं, लेकिन बंटी को नहीं। ये विश्वास उसके मन में इस कदर दृढ़ था कि उसे पूरी उम्मीद थी कि उसकी माँ उसे रोकेंगी, उसके बिना तड़पेंगी, परेशान होंगी। इसके बाद बात बात में उसके पापा पूछते हैं कि तुम्हें डॉक्टर जोशी कैसे लगते हैं, तो वो बोलता है कि मुझे अच्छे लगते हैं। और उनके बच्चे, तो वो बताता है कि जोत मुझे अच्छी लगती है, बंटी अम्मी शैतान है। इस तरीके से बात करते हुए वो महसूस करता है कि पापा उसे कुछ अलग सी नज़रों से देख रहे हैं। वो सोचता है कि वो पापा मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं, मैंने तो सच ही कहा है, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा कि जिससे कि मुझे इस तरीके से उन्हें देखना चाहिए, लेकिन वो इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। और उसके बाद जो है बंटी अपने पापा के साथ घूमकर घर वापस आ जाता है। रात को जब वो पलंग पर लेटा हुआ होता है तो रात के समय वो उसे नींद नहीं आ रही होती है और मन ही मन वो ये सारी कल्पनाएं कर रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि ये सब सच में होगा, कि मम्मी जो है उसके सामने रो रो कर गिड़गिड़ा रही है। अब अपनी माँ को रोते देखना उसका इस क्षण में उसको बहुत सुखपूर्वक भी लग रहा था। उसे लग रहा था कि इस तरीके का सुखपूर्ण ये जो भाव है, माँ को रोते देखना, उसको कहीं ना कहीं संतोष दिलाएगा। तो वो ये महसूस करता है कि माँ उसके सामने गिड़गिड़ा रही हैं, रो रही हैं, और वो अपने मन में इस कल्पना को करते हुए मन ही मन वो सारी शर्तें भी दोहरा रहा होता है कि जब मम्मी इस तरीके से रोएगी, गिड़गिड़ाएगी मेरे सामने, तो मैं उस समय क्या क्या शर्तें रखूँगा। इसके बाद वो ये भी देखता है कि अकेले लेटे लेटे बंटी का जो समय है वो कट नहीं रहा है और वो एक किताब खोलकर बैठ जाता है और पढ़ने लगता है। इसी बीच वो ये भी कल्पना करता है, किताब में भी उसका मन नहीं लगता, वो ये कल्पना कर रहा होता है कि हो सकता है अपने कमरे में बैठकर डॉक्टर जोशी के सामने रो रही हो और कह रही हो कि बंटी को जाने से रोक लो। लेकिन वो ये कहता है कि अब ये सब जब ऐसा कुछ हो रहा होगा और डॉक्टर जोशी भी उसे समझाने आएंगे, तब भी वो बहुत क्लियर ये बात बोल देगा कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा, अब मैं कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं करूँगा, पापा आए हैं तो मैं चला जाऊँगा और माँ रोएंगी तो फिर से मैं अपनी शर्तें रखूँगा और जब शर्तें मेरी मान ली जाएंगी तभी मैं यहाँ रुकूँगा। तभी वो महसूस करता है कि डॉक्टर जोशी और उसकी माँ के कमरे में अम्मी और जोत सीधा घुसे चले गए। वो ये भी महसूस करता है कि इस तरीके से वो अपनी माँ के कमरे में अधिकारपूर्ण तरीके से कभी नहीं गया। तो उसे लगता है कि इस घर में आकर उसके सारे अधिकार जो उसकी मम्मी से जुड़े हुए थे वो सारे के सारे कहीं खो गए हैं। वापस जोत कमरे में आती है और उससे पूछती है कि क्या तू कल कलकत्ता चला जाएगा। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल जाऊंगा, मेरे पापा मुझे लेने आए हैं तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। ये बात भी वो बोल जोत को रहा होता है, लेकिन उसे अपनी माँ को ये बात सुनानी होती है कि मैं सचमुच यहाँ से जा रहा हूँ। और उसे ये भी लगता है कि उसकी माँ की आंखें जो अक्सर उसके आगे पीछे घुमा करती थी, हर एक चीज़ पर नज़र रखती थी, उसकी आंखें, उसकी माँ की आंखें उसके भीतर तक उसे देखती थी और उसके जीवन से जुड़ी हर चीज़ को देखती थी। लेकिन आज उसकी माँ की आंखें भी कहीं गायब हैं और उसकी माँ भी कहीं गायब है। ये सब सोचते सोचते अचानक से उसका ध्यान जाता है कि उसकी माँ जो है दरवाजे पर खड़ी है। वो अब तो उसे पूरा ही विश्वास हो जाता है कि मम्मी आएंगी और उसे रुकने के लिए कहेंगी। उसकी माँ आती हैं, उसके पलंग पर वो लेटा होता है तो उसके बालों में हाथ फेरती हैं। वो महसूस करता है कि मम्मी रो नहीं रही हैं और ना ही उससे कुछ पूछ रही हैं। जब उसका ये धैर्य ख़त्म हो जाता है तो वो खुद ब खुद बोल देता है कि मम्मी मैं कल कलकत्ते जा रहा हूँ। और उससे ये शब्द बोलते ही उसकी मम्मी उसे एकटक देखती रह जाती है और कुछ बोलती नहीं है। फिर वो अपना अगला वाक्य बोलता है कि मैं फिर तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा और मैं हमेशा पापा के साथ ही रहूँगा।
और उसकी मम्मी उसके बालों को, उसके गालों को सहलाती रहती है और सिर्फ एक शब्द बोलती है, बंटी। और बंटी सुनते ही बंटी तैयार हो जाता है अपनी उन सारी शर्तों के साथ, जिन शर्तों को वो रखकर अपनी माँ के साथ यहीं रह लेना चाहता है। वो कहता है कि जब ये सब सोच रहा होता है तो उसकी माँ अगला वाक्य बोलती है कि बंटी, मैं तेरे लिए क्या क्या लेकर आऊँ, तुझे जो भी पसंद है मुझे बता दे, मैं तेरे लिए वो सब कुछ लेकर आ जाऊँगा। और यहाँ उसका वो विश्वास कि मम्मी उसे रोक लेंगी, वो विश्वास जो है बुरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। मम्मी ने उसे उस वक्त रुकने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा और वो उसका मन इस कदर टूट जाता है और मन ही मन वो सोचता है कि क्या सचमुच मम्मी मुझे नहीं रोक रही हैं, क्या सचमुच उसे यहाँ से भेज रही हैं, वो चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। और इस भाव ने बंटी को और अधिक तोड़कर रख दिया था। इसके बाद वो मम्मी से बहुत आक्रोश के साथ प्रतिशोध लेते हुए कड़े शब्दों में बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम्हारी लाई हुई कोई भी चीज़ मैं नहीं लूँगा। अब वो मम्मी को इतनी जलती हुई सी नज़रों से देखता है कि मम्मी उसे कुछ बोले या फिर रोए और मम्मी को वो रुला देना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उस क्षण स्थिर बनी रहती है और उसे कुछ नहीं बोलती। फिर वो महसूस करता है, उसका मन ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसकी माँ ने उसे रोका नहीं और इस स्थिति में माँ रो भी नहीं रही है। और वो ये भी महसूस करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि माँ मेरे सामने रोए और मैं ही पिघल जाऊं, लेकिन वो दृढ़ बना रहता है। और फिर ये सोचता है कि मम्मी शायद इसलिए नहीं रो रही है कि डॉक्टर जोशी घर में है। जब डॉक्टर जोशी नहीं होंगे, हो सकता है कल जब वो ना हो तो वो मेरे सामने ज़रूर रोएंगी। पापा के साथ उस कलकत्ते में घूमेगा, सब कुछ करेगा, ये सारी बातें भी उसके जहन में चल रही होती हैं। रात को वो सोता है और सपना देखता है कि वो कलकत्ता पहुंच के अपने पापा के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, जगह जगह घूम रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारी चीज़ें वो सपने में देखता हुआ अगले दिन में प्रवेश करता है। और जब वो सुबह उठता है, देखता है, सब कुछ सामान्य उसे लगता है। वो दूसरे दिन भी महसूस करता है कि उसकी मम्मी नहीं रोई। एक बार भी नहीं कहा उसकी मम्मी ने कि तू मत जा। बंटी इस भाव को याद करते हुए बाथरूम में जाता है और खूब फूट फूट कर रोता है कि मेरी माँ ने मुझे रुकने के लिए नहीं कहा। क्या मैं अपनी माँ के लिए अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा कि जो माँ मेरे पापा के पास मिलने जाने तक से परेशान हो जाती थी, आज मैं हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले जाना चाहता हूँ और जा रहा हूँ। आज मेरी माँ ने मुझे एक बार भी रुकने के लिए नहीं कहा। और इन सब बातों से माँ तो नहीं रोई, अकेले में एकांत में बाथरूम में जाकर बंटी फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद नाश्ते की मेज पर सब लोग चुप हैं, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि बंटी जा रहा है। उसे बहुत अच्छी तरह ये बात समझ में आ जाती है कि सब यही चाहते हैं कि बंटी यहाँ से चला जाए। बंटी को इस समय सभी की चुप्पी बहुत असहनीय लग रही थी। सबको लग रहा था कि उसको लग रहा था कि सब इस तरीके से चुप हैं जैसे कि इस वक्त का सब इंतज़ार कर रहे थे। वो देखता है कि माँ बिल्कुल चुपचाप रहकर बिना कुछ बोले, बिना कुछ एक्सप्रेस किए उसका सारा सामान जमा रही हैं, उसके कपड़े रख रही है, उसके खिलौने रख रही हैं, और भी बहुत कुछ है जो अच्छी तरीके से सेट कर कर रख रही हैं। साथ ही बंटी का जब वो सामान पैक कर लेती हैं तो उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बोलती है कि बंटी वहाँ जाकर मुझे बिल्कुल भूल तो नहीं जाएगा, मुझे चिट्ठी लिखेगा ना तू वहाँ जाकर। तो बंटी फिर आक्रोश में आ जाता है और उन्हें जवाब देता है कि नहीं, मैं तुम्हें वहाँ जाकर बिल्कुल याद नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम्हें कोई चिट्ठी लिखूँगा। माँ को वो हर कड़े शब्द बोल देना चाहता है जिनसे उसकी माँ हर्ट हो जाए और उस समय रो पड़े और इस भाव को व्यक्त कर लें कि बंटी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इस क्षण में वो महसूस करता है कि उसकी माँ की आंखें छलछला जाती हैं, लेकिन वे कुछ नहीं बोलती। जिस बात को वो चाह रहा था कि उसकी माँ बोले कि रोते हुए कि बेटा तू रुक जा, वही बात उसकी माँ ने नहीं बोली। आंखों से आंसू छलछलाते हुए और सारा सामान सेट करते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। इतने में जोत वहाँ आती है। जोत उनसे कहती है कि गर्मी की छुट्टियों में तुम लौट कर आना, लेकिन वो उसके लिए भी मना कर देता है। और उसके बाद उसके पापा आते हैं
बहुत जल्दी में आते हैं, घर के अंदर भी नहीं घुसते और वो वहाँ घर के बाहर उसका सारा सामान लेकर रख दिया जाता है। गाड़ी में बंसीलाल बंटी का सामान रख रहा होता है। कुछ एक्स्ट्रा बैग्स वो देखता है जिसमें उसकी मम्मी का लाया हुआ सामान था। उन सारे बैग्स को वो उठाकर अलग रख देता है। इस भाव को वहाँ प्रकट करता है कि तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, और अपनी मम्मी का लाया हुआ कोई भी सामान वो साथ में लेकर नहीं जाता। वो सबका सब सामान वहीं रख देता है। उसकी माँ उसकी इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख रही होती है कि किस प्रकार बंटी उन्हें तड़पा देना चाहता है और किस तरीके से बंटी उसे छोड़कर जा रहा है। इसके साथ साथ डॉक्टर जोशी, बंटी, उसके पापा ज्योत और अमी सब गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। अंतिम क्षण तक भी बंटी इस बात की कल्पना करता रहता है, उम्मीद करता रहता है कि उसकी माँ उसे रोके, उसकी माँ ये कहे कि बंटी तुम मत जा और वहाँ रोए। उसे महसूस होता है कि उसकी माँ को छोड़कर उसकी माँ बिल्कुल भी इस तरीके का कोई रिएक्शन उसके सामने नहीं दे रही है कि उसकी माँ उसके लिए तड़प रही है। और यही उसकी माँ का जो व्यवहार था इस वक्त बंटी को अंदर तक बहुत कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कराता है। और फिर सब लोग गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं और पीछे मुड़कर जब वो देखता है तो मम्मी हाथ हिलाती हुई सी उसे नज़र आती है। उसे लगता है कि माँ रो रही है, लेकिन रोती हुई माँ और हाथ हिलाती हुई माँ, वो बड़ी सी कोठी, वो कमरा, वो लंबी अलमारी, वो डाइनिंग टेबल, अमी के साथ लड़ाई झगड़े, ज्योत के साथ आत्मीयता, ये सब कुछ वो गाड़ी के आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे छोड़ता हुआ आगे चला जाता है। और उसके बाद स्टेशन पर गाड़ी आती है, गाड़ी में बैठ जाता है, खिड़की से झांकता है, सब कुछ उसको याद आता है। और फिर जैसे जैसे गाड़ी चलने लगती है उसे टूटे हुए से वाक्य सुनाई देते हैं जिसमें अमी, ज्योत, बहुत सारे लोग सभी कुछ ना कुछ बोलते से सुनाई देते हैं। और सिर्फ सुनाई नहीं देता है उसे तो अपनी माँ के वो वाक्य जो उसे ये महसूस कराते कि वो अपनी माँ के लिए आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी बीच वो कल्पना करता है कि इस भीड़ में से कहीं रोती, चीखती, चिल्लाती, पीला पड़ा हुआ चेहरा लिए अब उसकी माँ आ रही है और उसे ज़ोर से अपने गले लगाकर उसे वहाँ रोकने की कोशिश कर रही है कि बेटा तू मत जा, बेटा तू मत जा मम्मी। और इस तरीके से फिर वो देखता है कि इन अपरिचित चेहरों के बीच मम्मी का जो चेहरा उसे दिखाई दे रहा है वो चेहरा कहीं ना कहीं उसकी कल्पना मात्र था, और वही सारे अपरिचित चेहरे उसके चारों ओर उसे फिर दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद उन अपरिचित से सारे चेहरों में उसे वहाँ एक परिचित चेहरा अपने पापा का नज़र आता है और गाड़ी चल देती है। और उन अपरिचितों के बीच अपने पापा के परिचित चेहरे को देखकर उसे थोड़ी सी दिलासा मिलती है और वो अपने पापा के सब पास जाकर बैठता है और उसके पापा उसके लिए बिस्तर लगा देते हैं। वो रात में इतने सारे अपरिचित चेहरों के बीच में ट्रेन में बहुत अकेला महसूस करता है और महसूस करता है कि उसकी माँ का उस वक्त का जो एक ठंडापन था वो ठंडापन उसके पूरे के पूरे मन पर इस कदर बर्फ़ की तरह छा जाता है कि वो संवेदना शून्य हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसे इस वक्त कोई अपना लगता है तो सिर्फ पापा उसे अपने लगते हैं, और वो उन सारी कल्पनाओं में भी कहीं डूबता है कि पापा के साथ जाकर वो कहाँ कहाँ घूमेगा, कहाँ कहाँ नहीं। उसके बाद वो जब रात बीतती है उसके बाद हावड़ा स्टेशन पर वो पहुंच जाता है, कलकत्ता पहुंच जाता है। उसके पापा गाड़ी के लिए, टैक्सी के लिए क्यू में खड़े होते हैं। वो देखता है कि वहाँ बहुत लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, डबल डेकर बसेस हैं। वो पूरी की पूरी अपनी प्लानिंग करता है कि वो इनमें घूमेगा, इधर उधर जाएगा, और फिर वो महसूस करता है कि ये शहर उसके लिए बहुत अजनबी है और इस अजनबी शहर में उसके पास सिर्फ उसका अपना कोई है तो उसके पापा। और इस भाव से कि कहीं वो इस शहर में गुम हो गया तो उसका यहाँ कोई परिचित नहीं है, इस डर से, इस सहमेपन से क्यू में खड़े पापा का हाथ पकड़कर वो वहीं खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ ये वाला जो अध्याय है यहाँ पर ख़त्म होता है। बंटी का
कलकत्ता चले जाना, उसके जीवन का एक नया अध्याय यहाँ पर शुरू होता है। और इस नए अध्याय के साथ बंटी कितना एडजस्ट करता है, बंटी क्या महसूस करता है, बंटी को क्या लगता है, और क्या जो डॉक्टर जोशी के घर में रहते हुए उसने मानसिक यातना झेली थी, कलकत्ता आकर उन मानसिक यातनाओं का अंत था, या फिर नई मानसिक यातनाओं से उसे गुजरना था। ये सब हम अगले जो आखिरी के 2 अध्याय हैं उसमें हम इसको देखेंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।